चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और जनता के प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं और जनता के प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। जनता के प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, अतः इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। अतः इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। किसको? अप्रत्यक्ष। अतः इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता खुद कानून बनाएगी, खुद शासन चलाएगी, कोई एमपी एमएलए नहीं चुनेगी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई चुनाव नहीं होता, कोई संसद नहीं होती, जनता खुद शासन कर लेती है, खुद कानून बना लेती है। अब सवाल उठता है कि आज करोड़ों की जनसंख्या है, तो जनता कैसे खुद बनाएगी। इसलिए आज ये चीज संभव नहीं। और आज केवल स्विट्जरलैंड में, वो भी कुछ उसके शहरों में ये पाया जाता है, वरना दुनिया में स्विट्जरलैंड के अलावा कहीं भी आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोग कैसे कानून बनाएंगे, असंभव है। जहां करोड़ों की जनसंख्या वाले आज देश है, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज संभव नहीं है। बट ये होता था, ये होता था प्राचीन यूनान में। कहां पर होता था? प्राचीन यूनान में, एंशिएंट ग्रीस। और प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर थे और वे नगर ही देश के रूप में थे, उसको नगर राज्य कहते। तो यूनान जो आज देश है, वो पहले छोटे छोटे शहरों में, बहुत छोटे छोटे शहर थे, और उन छोटे शहरों को क्या कहा जाता था? नगर राज्य। और वो देश का दर्जा प्राप्त था। ये यूनान का अपना सिस्टम था। जैसे एथेंस एक नगर राज्य था, जहां प्लेटो रहता था, सुकरात, मैसिडोनिया नगर राज्य था। इस तरह से छोटे छोटे नगर राज्य, स्पार्टा नगर राज्य था। तो बहुत सारे छोटे छोटे नगर राज्य थे, मतलब छोटा शहर है वही देश है। तो ये सिस्टम उन्होंने बनाया था। और पॉपुलेशन बहुत कम थी, केवल कुछ हजार पॉपुलेशन होती। तो ऐसी स्थिति में यूनानी नगर राज्य में होता यह था कि वहां का जो स्वामी वर्ग था, जो वहां का प्रबुद्ध वर्ग था, वे सारे लोग एकत्रित होते थे और एकत्रित होकर निर्णय लेते थे कि हमें पूरे साल किस प्रकार चलना है। तो साल में 2 बार एकत्रित होते। सबसे पहले वर्ष की शुरुआत में एकत्रित हुए सारे लोग और उन्होंने कहा कि हमें पूरे वर्ष ये नियम कानून चलाने। तो कोई पार्लियामेंट नहीं है, खुद ही एकत्रित हो गए, कम लोग हैं और खुद ही तय कर लिया ये करना है। और एबीसी को जिम्मेदारी दे दी कि तुम देखना हर आदमी पालन करे। और फिर सारे लोग चले गए, कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई संसद नहीं है। और फिर वर्ष के अंत में वो फिर एकत्रित हुए सारे लोग, और अब एबीसी जिसको जिम्मेदारी दी थी देखने की, उससे पूछा कि कौन कौन पालन किया, कौन नहीं किया। और जो नहीं किया, सबने मिलकर उसको दंड दिया। तो कोई न्यायपालिका नहीं थी, कोई संसद नहीं थी, कुछ नहीं था, चुनाव भी नहीं था। जनता खुद शासन चलाती थी। वहीं से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया। इसलिए हमने क्या कहा कि ग्रीक भाषा का, याद रखो, हमने क्या बताया कि लोकतंत्र ग्रीक भाषा का शब्द, डेमोस और क्रेसिया। तो ये वही नगर राज्य से कॉन्सेप्ट आता है कि डेमोस ही क्रेसिया कर रहा है, वही रूल कर रहा है। तो ये उस समय संभव था। बट जैसे जैसे बड़े देश आ गए आज, तो माना गया कि अब सारी जनता कहां एकत्रित हो। भारत के 1 अरब 40 करोड़ कहां एकत्रित हो, ब्रिटेन में भी करोड़, कहां एकत्रित हो, पॉसिबल नहीं है। वो 1000 2000 में ठीक है, बट इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं आ सकती। तो अब लोकतंत्र का अर्थ इसलिए बदल दिया और अब हो गया अप्रत्यक्ष। अब जनता स्वयं शासन नहीं करती। फिर इसको जनता का शासन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो हमने नहीं किया, बट हमने चुना। तो कोई राजा महाराजा नहीं करेगा, वही करेगा जिसको हमने चुना।
चाहे हमने चाय वाले को चुन लिया, चाहे खोमचे वाले को चुन लिया, चाहे नवी पास को चुन लिया, जिसको चुन लिया, उसका विकृत रूप है कि हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं। पर चाय वाले, पान वाले, खोमचे वाले, मफलर वाले और नवी पास वाले, फेल वाले, जिसको हमने चुन लिया वही हमारा प्रतिनिधि होगा। तो जब जनता स्वयं शासन ना चले, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, पहले अपने प्रतिनिधि चुनेगी और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो शासन का संचालन करती है, तो उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं या इसी को प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। तो यदि आए कि वर्तमान भारत में कौन सा लोकतंत्र है, तो हम कहेंगे प्रतिनिधि मूलक या अप्रत्यक्ष। पूरी दुनिया में ही आज प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड के कुछ शहरों को छोड़ दे, वो भी पूरे स्विट्जरलैंड में नहीं है, उसके कुछ शहरों में जहां जनता एकत्रित होती है, कुछ मुद्दों पर निर्णय ले, अदरवाइज अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक। अब ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये अलग अलग रूपों में। भारत और ब्रिटेन में ये संसदीय लोकतंत्र के रूप में, इसका मतलब इसमें भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे। और अमेरिका में यह अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में है, इसमें भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। अब हमें विस्तार से इसके बारे में जानना है कि ये क्या होता है, कभी एग्जाम में आ जाए ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी कमियां क्या है, इसकी कमियां, महत्व, और भारत अभी यहां पे, क्या भारत को यहां से यहां आ जाना चाहिए? आपकी क्या राय होगी? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आईएएस में, जिसको हमें डिस्कस करना। तो ये अभी लोकतंत्र का एक बड़ा आयाम बचा हुआ है, लेकिन मैं समय देख रहा हूं कि हार्डली 5 से 10 मिनट अब हम लोग, अगर मैं करना भी चाहूं तो 5-7 मिनट ही कर पाऊंगा, और ऑलमोस्ट 2.25 घंटे से ज्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं सैचुरेट हो रहा होगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा आज करने में मजा नहीं आएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आराम से करेंगे क्योंकि ये बेस बनेगा। तो इसलिए आज यहीं पे चीजों को छोड़ देते हैं, और कल विस्तार से इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो अभी जो भी प्रियम्बल चल रहा है, अभी वो सब आएगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, इसमें संशोधन होगा कि नहीं, जितने मुद्दे सब कुछ आएंगे, बट वन बाय वन आएगा कि आराम आराम से चलना है, बेस क्लियर करना है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म की जा रही है, आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाती है, और कल हम लोग यहीं से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से अपने डिस्कशन को कल आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न लिखना चाहते हो तो एक प्रश्न लिख लो, डेली एक प्रश्न में दे दिया करो। तो अगर होमवर्क के लिए एक प्रश्न लिखना चाहते हैं तो आज के लेक्चर से एक प्रश्न लिख लीजिए। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर बताते हुए, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि भारतीय दृष्टिकोण से कौन सा विचार अधिक उपयुक्त है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि भारतीय दृष्टिकोण से कौन सा विचार अधिक उपयुक्त है। भारतीय दृष्टिकोण से कौन सा विचार अधिक उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन लिखना, और अभी आराम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी की बात नहीं, बहुत समय है अपने पास इस बार, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रोटेशन में क्लास चलेगी तो कम ज्यादा समय की कोई बात ही नहीं है, मतलब बढ़िया से कंप्लीट हो। लेकिन समय आज का हो चुका है, तो आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करूंगा, और फिर कल यहीं से आगे डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी में संसदीय अध्यक्षात्मक जो हमने कहा है। तो आज की क्लास समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आखिरी बार आपके कमेंट देख लूं, बहुत सारे लोग थैंक यू कह रहे हैं, तो सबको धन्यवाद। शिवम साहब लिख रहे हैं कि आप पढ़ाओ तो दिन और रात तक रुक सकते हैं, बिल्कुल। हम कैसे चेक करेंगे इसके बारे में एक बार आपको कैरियर विल पे बात करना, ये सब